Namaskar. In this episode of Dil Se, we're going to talk about a very interesting subject which I think is relevant in the context of the Lok Sabha election, for which we're going to see the results come through on the 4th of June. If you look at the history, recent history of the world, especially the history of Europe, you will find that almost every government in Europe is being run by a coalition. In contrast, if you look at governments which are run by brute majorities, you will find that there is a lot of angst against those governments. You can talk about Israel, you can talk about Russia, you can talk about some of the other countries where there is a brute majority. Now the question is, are coalitions better for democracy? Or do you need a brute majority, a strong leader, to take the development agenda of a nation forward? Well, we're going to discuss this in the context of our recent history, जबकि कई गठबंधन की सरकारें बनी और जो आंकड़े, डेवलपमेंट के आंकड़े, जो उपलब्धियां उस समय की हुई, उनको हम कॉन्ट्रास्ट करेंगे मोदी जी की रेजीम से, ताकि जनता को पता चले, आप लोगों को पता चले कि क्या कोएलिशन गवर्नमेंट इस सरकार के हमारे देश के लिए बेहतर हैं, या हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे देश के एजेंडे को आगे ले जा सके और बिना एक ब्रूट मेजॉरिटी के आगे एजेंडा बढ़ नहीं सकता। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं दिग्विजय जी, हमारे पुराने दोस्त। मैं कांग्रेस पार्टी में इनके साथ कई वर्षों में रहा और दिग्विजय जी की बड़ी मतलब कि पुरानी हिस्ट्री है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, युवा से राजनीति से जुड़े हुए हैं। 17 साल की उम्र में सुना है कि इनको जनसंघ ने ऑफर किया था कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, और उन्होंने इनकार कर दिया। 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा में आ चुके हैं, और एमएलए जब लड़े थे मेरा ख्याल 1974 में 77, तो आप मंत्री भी रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट 1980। हाँ 1980 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर कैबिनेट मिनिस्टर राघवगढ़ से ना, चीफ मिनिस्टर तो खैर 1993 तो 2003 तक आप 3 चीफ मिनिस्टर भी रहे, और आपने नर्मदा वो जी यात्रा भी की 3000 किलोमीटर। तो अब आप राज्यसभा में हैं और अभी लोकसभा का चुनाव लड़के आए हैं। तो आपका जो अनुभव है राजनीति में, वो हमारी इस चर्चा के लिए बहुत महत्व रखेगा। मेरे दाएं मेरा पुराने दोस्त कॉलेज, हमारे कॉलेज के सीताराम येचुरी, और इनके बारे में पहले भी बहुत कुछ कह चुका हूँ। पॉलिट ब्यूरो के मेंबर रहे 1992 में, 2004 में राज्यसभा, 2004 से लेकर 2005 से 17 तक राज्यसभा में रहे, और जेएनयू से इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की डॉक्टरेट करने का मन था, पर छोड़ दिया बीच में। सेंट स्टीवन से भी इकोनॉमिक्स की, और युवा जो संगठन है उसके जेएनयू में अध्यक्ष भी रहे। तो इनका भी बहुत अनुभव है। इनको हम बड़ा मिस करते हैं राज्यसभा में, जो आप वहाँ बैठ के चर्चा में भाग लेते थे तो सब बड़े खामोशी से आपको सुनते थे। और हमारी सरकार में जब कोएलिशन की सरकार थी आपके साथ, तो आपका बड़ा योगदान रहा, बिना आपकी समर्थन के तो वो सरकार बनती है नहीं। बाईं तरफ हमारे खास इकोनॉमिस्ट, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के निर्माता अपने प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स की, वहाँ पढ़ाते रहे फ्रॉम 1984 टू 2015, और ब्लैक इकोनॉमी में आपकी खास स्टडी रही। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ उसके बारे में आपकी स्टडी रही। आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आपने फ़िज़िक्स भी किया, और पीएचडी इकोनॉमिक्स की जेएनयू से भी की, और आपने कई किताबें भी लिखी हैं। और आप हमें बता सकते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था रही कोएलिशन सरकारों में, वो कैसे, अगर उसकी तुलना की जाए ड्यूरिंग मोदीज़ रूल, तो क्या आपकी राय है उसके बारे में? तो चर्चा शुरू करते हैं दिग्विजय जी आपसे। आपका अनुभव क्या रहा इस बारे में? कपिल जी, पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश बाय
पोलर हमारी पॉलिटिक्स रही है, इसलिए वहाँ कोalition तो हुआ था 1967 में जब समवित विधायक दल बना था, व्हेन गोविंद नारायण सिंह जी सॉर्ट ऑफ उन्होंने डिफेक्ट किया था और पहली बार जनसंघ की सरकार में वो लोग शामिल हो गए थे। बेसिकली बात यह है, आपने यूरोप की बात कही है, वहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होके आते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जब होता है उसमें कोalition की बात आती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में ये बात नहीं रहती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कोalition की सरकार बनती है तो उसमें जो आज हम लोग देख रहे हैं देश में, किस तरह से स्टीम रोल किया जा, कैसे जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है और किस तरह से इमरजेंसी ना होने के बावजूद भी उन्होंने चुनाव आयोग और टू सम एक्सटेंट जुडिशरी ऑल्सो, दे बीन एबल टू सॉर्ट ऑफ आई वुड से, आई कांट से कंट्रोल, बट यस उन पे दबाव तो पड़ा है। बट 2004 to 2014 is a shining example of a successful coalition government. अब केरला में तो कोalition दोनों की चलती है, लेफ्ट फ्रंट भी है और दूसरा हमारा 2004 की क्यों बात करते हैं? नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट भी माइनॉरिटी कोalition हाँ वो थी, बट देन दिस वाज इतना वाइड स्पेक्ट्रम नहीं था जो 2004 में जो उपलब्धियां हुई नरसिम्हा राव के वक्त, जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस हुआ, वो तो कोalition सरकार की वजह से हुआ। बिल्कुल। और उससे पहले भी, ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो एसवीडी गवर्नमेंट जितनी बनी 1967 ऑनवर्ड्स और जो जनता दल की सरकार बनी और जनता पार्टी सब, इसमें हमेशा से दोनों बार 1977 एंड 1989 to 91 जो आरएसएस के साथ जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था सोशलिस्ट पार्टी का और ओल्ड कांग्रेस का, तो वो नहीं चल पाया। तो बेसिक बात वही है कि जहाँ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट 180 डिग्रीज है वहाँ कोalition नहीं चल पाएगा। जहाँ तक लेफ्ट का सवाल है, हमारा तो 180 डिग्रीज इनके साथ, मैं बता रहा हूँ आपको, लेफ्ट का सवाल है। यदि आप देख लेंगे तो बाय एंड लार्ज आर आइडियोलॉजी इज मोर और लेस लेफ्ट ऑफ सेंटर। ये थोड़ा सा ज्यादा लेफ्ट है, हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ सेंटर, ज्यादा सेंटर है। सो बट द सेम टाइम the attention is more on the welfare of the people rather than sort of forcing them to fall in line. नहीं, मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के अनुभव की भी बात कर रहा हूँ। जब कोalition सरकारें होती हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी दलों की राय लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और सभी दलों की राय मतलब लेना कि जो भी डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान की, उस कोalition में शामिल हैं। बिल्कुल। तो अगर सबकी आप राय लोगे तो निश्चित रूप से जो भी आप निर्णय लोगे बिल्कुल वो देश के हित में होंगे। एग्जैक्टली। और अगर आप ब्रूट मेजॉरिटी हो तो जो आपका मन चाहे आप करते हो। तो इन प्रिंसिपल एक कोalition सरकार जो होती है वो देश के हित में होती है। Exactly. क्योंकि सबकी राय ली जाती है। दिस इज व्हाट आई थिंक। आप बताइए। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, चुनाव ही परिस्थिति प्रक्रिया से और परिस्थिति से ही निर्भर नहीं होती कोalition की जरूरत। करेक्ट। अब आपकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, व्यवस्था क्या है। अब ये डाइवर्सिटी जो इंडिया में है शायद दुनिया के किसी और मुल्क में आपको मिलेगी भी नहीं। करेक्ट। और आप खुद देख लीजिए, जब सिंगल पार्टी गवर्नमेंट भी जब बनी, वो पार्टी खुद एक कोalition थी। बिल्कुल सही। कांग्रेस खुद वही तो वही बोल रहा हूँ, पार्टी खुद एक कोalition है। Exactly. अब आपको केरल के मुख्यमंत्री से लेकर असम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस के होते थे, क्या है उन दोनों के बीच में मिलन की बात? तो मतलब वो दोनों एक कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस। बिल्कुल। कोalition का मतलब, इसलिए मेरे को याद आ रहा है 96 में
जब चुनावी नतीजे आ रहे थे उन दिनों में तो एक ही टेलीविज़न चैनल होता था, दूरदर्शन, जिसके लिए एक प्रोग्राम करते थे प्रणय राय। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने सवाल पूछा था हमसे, 1 मिनट का था वो, ज़्यादा टाइम नहीं होती थी, ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था तब। तो उन्होंने सवाल पूछा कि ये जो हंग पार्लियामेंट आया, डज दिस मीन ए रिग्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी? राइट। So I said, no, I think it's the maturation of democracy. A social plurality in India cannot be confined in a political monolithic structure. Absolutely. So it has to reflect. Yes. And this is the beginning of that reflection in this larger sense. Correct. And then later, when I wrote about it, this is exact. That evening, then the same question was asked to Mr. V.P. Singh. He was his reply was that India itself is a grand coalition. Correct. I agree with Yajuri ji. India itself is a grand coalition. Now, if you go back to a freedom movement, what was Gandhiji's explicit purpose? From your Champaran struggle, the Ahmedabad working class unity, he got the peasantry, the working class, Right. Khilafat movement, Correct. getting the minorities, then the Pune Pact. Absolutely. What was this? This was building a social Coalition. political coalition. Absolutely. Absolutely. I mean, without which, I mean, our independence may not have actually come the way it came. So the question is, it is inherent. Number one is the general point that you said. Coalitions are inherently better because it leads to wider consultation and wider involvement. Correct. Which is correct universally. Secondly, in Indian context, it's all the more necessary. It's all the more necessary, but there have to be certain ground rules for this coalition. One is the commonality of purpose. The other one is the commitment to execute that purpose. Yes. Correct. Third one is to articulate that purpose so that people can understand a common minimum program like we and agree on that. And then fourth is the ground rules of how a coalition should function. You are part of the cabinet. Yes. He'll be part of the cabinet. You discuss whatever you want to discuss Absolutely. in the cabinet. Absolutely. But finally, tell the people the decision. Absolutely. I'm not going and saying, I said this, you said this, he said this, etc., which is what will lead to the entire breakdown. So if these four are adhered to, and that was the basis on which we supported the 2004, we in fact formed the United Front of the Devgowda time. Right. That was also. That's also there. And then And the dream budget of 97 was given in a coalition government. Exactly, coalition government. And this was, and in fact, if you then look at it, that even Vajpayee was forced to form a coalition. Yes. The NDA came into existence then after 98 fiasco and then losing that one vote, vote of confidence. And then you had NDA, coalition coming in. So coalitions, I would say, have become the order of the day. What we are seeing in the last 10 years is a break from that. I agree. I agree. And a dangerous break. नहीं, मैं एक और मुद्दा आपके सामने, अब अरुण जी आपसे मैं राय लूँगा कि आप देखिए, किसी भी आप दुनिया को देख लीजिए, जितनी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में है दुनिया में कहीं नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब कि भिन्न भिन्न ख्यालात के लोग, भिन्न भिन्न कल्चर्स के लोग, भिन्न भिन्न ट्रेडिशंस के लोग, लैंग्वेजेस भी अलग, तो आप उनको कैसे इकट्ठा लाओ? अब एकमात्र अगर आप इकट्ठा लाना चाहो, जैसे आप ब्रूट मेजॉरिटी होती है, तो फिर वो कहते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत क्या है, हमारे पास तो ऑलरेडी 303 सीटें हैं, तो हमें चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए जो विवाद पैदा होते हैं, जो पिछले 10 साल में विवाद पैदा हुए, इसीलिए पैदा हुए। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान का इतिहास देखा जाए और हमारी डाइवर्सिटी देखा जाए, मैं मानता हूँ कोएलिशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? देखिए, ये निर्भर करता है कि आपकी जो लीडरशिप है उसका क्या व्यू है। अगर लीडरशिप कंसल्टेशन वाली है, जैसे नेहरू के समय थी, जो सीताराम जी ने भी कहा कि सबको कंसल्ट किया, क्योंकि एक कोलिशन बना हुआ था उस समय, है ना, तो उसमें फिर आप कर सकते हैं सबको कंसल्ट करके। जैसे नेहरू जी थे, वो तो रोज पार्लियामेंट जाते थे, रोज जवाब देते थे। अब वो नहीं होता है। अब पार्लियामेंट को भी दरकिनार कर दिया है, वहाँ पे जवाब नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती है। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने सेंट्रलाइज बहुत ज़्यादा पावर कर लिया है पीएमओ में, तो मिनिस्ट्रीज का भी रोल नहीं रह गया। मिनिस्ट्रीज का जो स्पेशलाइज रोल था वो भी एक तरह से खत्म हो गया है, जो कि यूपीए के दौरान ऐसा नहीं था। मिनिस्ट्रीज जो अपना जो रोल प्ले अदा करती थी, जो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन थी,
जैसे कि आपके जितने भी ये जो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स जिनको सेफ्टी नेट प्रोविजंस बोला जाता है वर्ल्ड बैंक की लैंग्वेज में, वो सारे इंप्लीमेंट हुए। और ये सरकार ने एक्चुअली उसको अपोज किया। उन्होंने कहा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सही नहीं है, ये तो मुफ्त में पैसा दिया जाता है वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन उसी का इस्तेमाल करना पड़ा इनको। और जो आप देखेंगे तो जो क्राइसिस पैदा किया इस सरकार ने, वो अपनी गलत नीतियों की वजह से। मतलब कौन सा क्राइसिस हुआ है? पहले डिमोनेटाइजेशन कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, अर्थव्यवस्था अच्छी खासी चल रही थी, एकदम धराशायी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। फिर आपका जो जीएसटी जो है, जो स्ट्रक्चरली गलत है, उसको इंप्लीमेंट कर दिया अगले साल, उससे फिर धराशायी हो गया। फिर एनबीएफसी क्राइसिस अगले साल। मतलब आप देखिए एक के बाद एक क्राइसिस आया। फिर उसी तरह जैसे जो पैंडेमिक आया तो एकदम से सडनली लॉकडाउन कर दिया 4 घंटे के, उस पर वो असंगठित क्षेत्र को धराशायी कर दिया। जो मतलब जो गरीब था वही सब ज्यादा पिसा इस दौरान। जबकि अगर आप यूपीए का दौर देखें तो वहां पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो बाहर से आया था, वो यूपीए ने क्रिएट नहीं किया था, है ना। फिर जो सेकंड क्राइसिस आया जो 2012 में जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ तो वो भी बाहर से आया। क्वांटिटेटिव ईजिंग के बावजूद अर्थव्यवस्था रिकवर कर गई थी। 2014-15 में अगर आप देखें तो रेट ऑफ ग्रोथ जब बीजेपी आई उसके पहले ही जो ऑलरेडी 6.5% पे पहुंच गया था और फिर उसका फायदा लिया। पर जो बीजेपी के समय में आप देखें तो रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन किया, है ना। क्योंकि उस समय आप देखें 2017-18 के Q4 में 8% का ऑफिशियल ग्रोथ रेट था, वो गिर के 3.1% हो गया था जब ये एक क्वार्टर जब पैंडेमिक के पहले। तो गलत नीतियों के चलते हुए और आप जो क्योंकि डाइवर्सिटी को जो नहीं टेकअप कर रहे हैं तो स्टेट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है और जो आपके सेंटर है वहां पे भी ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है। अब ये आंकड़े भी जो नहीं इकट्ठा कर रहे ढंग से, जो पहले कभी नहीं हुआ। आपने जितने गलत जो जहां आपके आंकड़े आते हैं कि सही नहीं हो रहा है उसको आप जो डिनाई कर देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े 2018 में आपने इशू नहीं किए, 2019 के इलेक्शन के बाद आपने दिखाए कि 45 साल का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। उसी तरह आपका कंजम्पशन गिर गया 2018 में, उसको आंकड़े को डिनाई कर दिया आपने। और जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में, वो खुद ही कह रहे हैं कि जब हमारा जो 2011 के सेंसस के आधार पे हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमारी सैंपलिंग ठीक नहीं तो हमारे सारे आंकड़े गलत हो जाते हैं, हमारा ग्रोथ रेट गलत हो जाता है। ग्रोथ रेट मेरा हिसाब से है कि क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिर रहा है इस समय 2% से ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, पर ये 7% दिखा रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह है कि इसकी वजह यह है कि एक सेंट्रलाइज पावर है जो ज़्यादा मतलब अपना वो कर रही है और जो सब मिनिस्ट्रीज डरे हुए हैं, जो बाकी जो मीडिया है वहाँ पे आपने कंट्रोल कर लिया है, उसका असर ये कि डेमोक्रेसी जो है अंडरमाइन होती है। एक कारण इसका एक कारण बहुत इम्पोर्टेंट कारण ये है क्योंकि आपके आउटकम्स पहले से प्री डिटरमिन होते हैं। तो आउटकम को सही दिखाने के लिए बाकी सब मैनिपुलेट करो, करेक्ट, डेटा को मैनिपुलेट करो, ये करो वो करो, क्योंकि वो दिखाना है आपको, वो हमने तय कर लिया। अब यहीं पर आ जाती कोalition की महत्व कि आउटकम क्या होगा वो एक कोalition डिसाइड करती ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जहाँ पर सब सामूहिक तरीके से सब लोगों की मतलब कंट्रीब्यूशन होती है उसमें। अब वो ना होने की वजह से एक इस तरीके की गलतियाँ होती है। दूसरी जो संभव है, जो लोगों को और अपनी डेमोक्रेसी को ही, देश को ही और उद्धार करने की जो संभवता है वो भी पूरा हासिल नहीं कर पाते आप। जैसे आपके यूपीए की उदाहरण लो। यूपीए 1 में जब आइडिया क्या था हमारा कि संविधान ने हम लोगों को मौलिक अधिकार दी, बिल्कुल, उन मौलिक अधिकारों में से फर्ज करो उदाहरण के लिए रोजगार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे जैसे लोग वामपंथी हर बार कहते थे रोजगार मौलिक अधिकार होनी चाहिए, रोज के रोज और अगर रोजगार तो मनरेगा निकला ना, निकाला। अब देखिए यही मैं कह रहा हूँ, नतीजा क्या निकलता क्या है, मनरेगा निकला। अब जानकारी नहीं है लोगों को, सब लोग यही कहते हैं कि पता छुपे छुपे आप जो है निर्णय ले लेते हो बड़े सीक्रेटली। क्या है कारण वो बताइए हमें। राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, सही बात। और उसके बाद ये आया कि खाना राशन दुकानें सब बंद है, फूड सिक्योरिटी एक्ट आई। ये सब क्या है? यू आर एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग राइट्स। राइट टू एजुकेशन, right to food security, right to rural employment, safety net के सारे provisions, and right to information. I mean, all these things were brought extension of the rights that were there in the constitution. Which means that a powerful government with a powerful leader is bent on destroying rights. Yeah. A coalition government actually creates these rights. Right? That's the difference. And innovatively creates these rights. Through conversations, Yes, through dialogue. exactly. But if you look at the history of India... No, I tell you one more example, because you're talking of economics. When the world crisis took place, 2008,
when the financial meltdown took place, there was a big discussion in the UPA left coordination, what to do. There was this proposal for actually floating the rupee, full convertibility. So we said it will be disastrous. Yes. And there was a very strong difference of opinion between the, including the Narsum committee, I think, had Yeah, suggested that. So and 97 then- and 2007, both times we escaped. Exactly. Because they said convertibility kar do, or convertibility humne nahi kiya because there's an opposition to it. Yeah. And that's why if we had gone for convertibility, Finished. there would have been a disaster. Disaster, And absolutely. that Finished. was, We You don't would have need- gone the Southeast Asia way. Exactly. We are gone. Southeast Asia mein only Malaysia escaped because they actually clamped down Down. and therefore they were praised later on by America and IMF, which actually initially America was opposed to that, but then later on praised them ki aapne sahi kiya. That old man Mathur, Malaysia way, he reversed the. Right. So, I mean, this sort of discussions. That's why when the then finance minister, Mr. Pranab Mukherjee, when he was speaking in this one, he said, you should give us the credit for actually facing things. That was because of Indira Gandhi's bank nationalization. I remember intervening, I said, Pranab, 1 minute will yield. I mean, he was gracious enough to yield. So I said, please remember bank nationalization, the nationalization of coal, abolition of private purses were all conditions for supporting Mr. V.V. Giri, which the left had put. And so please expand your thing to give the full truth that whenever you followed left's advice, country is gained and you have gained. In fact, And you but for bank nationalization, you would have not had rural growth in this country. Absolutely. Absolutely, and then that is what your big this class. The rural banks were set up, credit went to the rural areas. And rural bank network, Kapil, I mean, it was amazing. That is what brought in financial inclusion that's into, correct. into the country That's with all correct. this. That's correct. And what this billionaire Raj today decries It's precisely exclusion. this. No, it is Undermining. every form of exclusion Exactly. is being practiced. But just look at the history of India. Right. Nehru ji aaye, but Nehru ji, the history of Nehru ji and the Mahatma Gandhi, where Congress was an umbrella organization, he was bred in that culture. तो इसीलिए वो सबकी बात सुनते भी थे, हालांकि ये ब्रूथ मेजॉरिटी, फिर भी सबकी बात सुनकर वो फैसला लेते थे। अरे नहीं तो समझो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं, कोई कैबिनेट जरूरत में करेक्ट, अम्बेडकर साहब को लाने की क्या कोई जरूरत नहीं थी। See, the interesting thing is that as compared to when Nehruji started in 1950, today our GDP is 30 times larger. Yes. Our investment rate is 8 times larger. That means we have 240 times more resources today than they were in Nehruji's time. Correct. Is the development 240 times more as compared to that time? That remains a question. Absolutely, Right? absolutely. So the point is that when we compare Nehruji to today's, think of, we had just come out of partition. The situation in the country is totally disturbed. When this अरे कोई regime private started, sector investment private नहीं sector थी, नहीं कोई था. education नहीं थी. Investment rate was very low at 4%. Today it's around 32%, so it's 8 times larger. So resources are much more, but the resources are being wasted and frittered away. Exactly. Whereas during Nehru's time, the rate of growth sharply rose That's from correct. 0.5% rate To of three, growth over in the first 3%. 50 years to 4%. It rose by a factor of 7. Correct. Now the rate of growth has declined as compared to the UPA time. So in spite of more resources, the rate of growth in the last 10 years is around 6.5%. Right. Whereas during the UPA's time, it was more than 6.5%, right? So therefore, there's a frittering away of resources and the states are in trouble. Actually- you look at the opposition ruled states, all of them are complaining, okay? Because you're not putting the picture of the Prime Minister or you're not giving the credit and therefore the resources are stopped. The Rural Employment Guarantee Scheme, your resources are stopped. And Manrega, West Bengal, they have not even That's what given I'm the saying. money The Rural to Employment West Guarantee Bengal. Scheme, the resources And are being stopped. even the GST, Yes. the GST Compensation. that compensation is not being paid to the state governments. No, now they And have they paid, but impose cesses and other levies There's so that always a they lag. get more money. There's a Lag. lag. But during the pandemic, they were saying we'll stop it. They weren't distributing it. Later on, they did distribute it. But the point is, they don't want to do it. Whereas the promise of GST was that at 14% rate of growth above the 2015. Yeah. And that was what was supposed to be. And because of the pandemic, it declined. So they should have continued it for a few more years. They haven't done it. Can you imagine a situation I couldn't have earlier, that a state government, elected state government, will have to go to the Supreme Court Yes. to get its financial dues, but our left-wing I'm the government, lawyer I'm the you're lawyer for the Kerala. you're a lawyer for it, and our left-wing government in Kerala had to go, and Kapil is the And lawyer. Supreme Court, what has it said? Supreme Court in that case, you remember, has said the center state have to cooperate. That's right. The center is not cooperating with the states, That's putting right. roadblocks. That is now everywhere. referred to a constitution bench. Yes. It's referred to a constitution- And then what did they say? You withdraw the case,
Yes. we'll give you some compensation. Exactly. What, I mean, what is this bribery? They are No, it's expert very in shocking. using every opportunity as a political weapon. That's right. People, the state governments are being threatened that, okay, if you are not following us, then you will not get what you deserve. In a what is your coalition right. government, PMLA would never have been allowed to operate in the fashion that it did in a coalition that's right. government. Coalition never would have come. Never would have allowed it. And So- the amendments to UAPA would never have happened. Exactly. And I mean, you know, that you can be detained without, being produced also. Yes. For how many months? I've even lost count. You remember, I mean, let's move from Yeah. Nehruji. You came to Shastriji. Then you had Mrs. Gandhi. Yeah. Now, Mrs. Gandhi again, you had the centralization of power. That's a fact. Right. You had centralization of power, which PMO led to a lot of problems. Yeah. Right? So the Prevention of Detection Act, all those acts, people were Yes. then came the emergency. Again, lack of consensus and lack of coalition. Right? Then you had a forced coalition. Yes. And then, of course, Mrs. Gandhi coming back 1980, 1984, and then coalitions after that. Exactly. Coalitions till 2014. Right. And you had the maximum growth during this And period. during that period. Maximum And growth during this There's period. one factor which we need to consider, which is the international situation. The international situation also reflects in what happens in India. You know, the change in the Soviet Union, the collapse Yeah. of the Soviet Union, the 180-degree turn that China took, post Mao, where Deng Xiaoping came and said, how does the color of a cat matter, and things like that. That has also colored what is happening in India and how we are looking at the economic situation. So, post 1991, initially because of the coalitions, things moved. But now with this government, now all the state governments are in trouble, which are in the opposition ruled states. Yes. And they're forcing their own, agenda on them. No, if there's a drought, they don't give enough Yes. money. If there are floods, if it's their own state, they will give money. Yeah. If they're in another state, they won't give enough money. So they play politics With the with allocations. Kapil, That's is the shocking. mindset of the leader. For 10 years, we've only listened to his Man Ki Baat. He is not prepared to listen. I've never listened. to it. I've never listened. No, the children. The children. No, sorry. What I'm trying to say is, nation. what I'm trying to say is that he is forcing everyone to listen. The audience is also dwindled after that. But the point I'm trying to make is, he, as all dictators do, they identify an enemy. Anyone who supports the enemy is an anti-national. So therefore, I think Mr. Narendra Modi, by mindset, he is not a democratic person. If you see his tenure. Because he's God, na? आप भूल गए मतलब। And he's not जब a प्रकट हो biological जाएं, product. धरती पे He's भगवान not been प्रकट हो produced जाएं, तो biologically, then there's the question. It's but आप- अवतार हुआ है उनका. ये आपने- But it is the question of, and this kind of thing will always happen in a mandate of this kind. And that is why I think you have a point that coalition governments who share this thing will always function better than any other. No, it is natural for the diversity of India to absolutely, be yes. reflected in a coalition Absolutely. of political power. Absolutely. Because that's the only way that the entire diversity Yeah, of India can be reflected in our Exactly. policies. Right. So that's the point. Coalitions are the realization of the potential Yes. of democracy in India. Exactly. That is why it is the maturation of Indian democracy. Absolutely. It is both the coalition. Absolutely. And the coalition inherently gives you not merely the opportunity, but forces you with the necessity to consult everybody. Out of sheer necessity, you do Absolutely, that. absolutely. And a single party domination, it's complete. I mean, it's a recipe towards authoritarianism. No, you will not be allowed to speak in parliament. Yeah. Right? You will not be able to dissent in parliament. You can be suspended at any time. What kind of governance is this? Kapil, to govern a country as diverse as ours, one has to have a consultation. We have to evolve a politics of consensus on major decisions, which was missing during the last I 10 mean, years. on this electoral bonds thing, Yes. we were there in Yes. Parliament. All of us opposed We opposed it. We opposed it. We moved amendments. The amendments carried in Rajya Sabha. Goes back to the Lok Sabha. Brute majority within 2 minutes. It is passed.
आप देखो, आप फाइनेंस एक्ट पास करते हो, उसमें आप संशोधन कर देते हो व्हिच इज नथिंग टू डू विद द मनी बिल। That's right. अब राज्यसभा में उसकी डिबेट ही नहीं हो सकती, Correct. उस पर वोटिंग भी नहीं हो voting सकती। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस इज दिस? So you need democracy in a country as diverse as it is, so that Yes. different voices can come. And democracy is what is suppressed by the particular regime that And we have. democracy is thrives in a coalition. This is the point I'm making. Democracy can never thrive in brute majority. That's my belief. That's but what I think. Nehru's time also democracy thrived because he had a because- vision. but and he had not only a vision but also I think the Congress was a coalition of the diversity. It that was emerged from a represented. culture of Exactly. coalitions. And I Now think from you the see- national movement also there was a feeling from the national movement that we have to serve the country. Exactly. You know, that feeling has slowly dissipated. So the question is that what does the interest that gets represented today? There are a lot of vested interests, and vested interests control politics, and therefore, in a brute majority, those are the vested interests that are actually controlling your politics. No, what, and what they are, Kapil therefore, was, what Kapil therefore was the saying, interests. Huh? correct. What Kapil was saying absolutely endorses the point. I mean, till Indira Gandhi's single Right. party rule, Congress was itself a coalition. That's right. Yes. I mean, that character of Congress was lost, and therefore, The decline of the Decline Congress of- started. Right, right. And then when you see for the first time the emergence of regional parties from 67. Yes. When the state elections, you Yes. had different state governments. I mean, Correct, that came, correct. non-Congress monopoly was broken. So the regional parties' emergence, apart from all other factors, the very Right. important economic factors also involved Yes, for the regional bourgeoisie, correct. saying Ah, that of course, we are of being course, of we are course. being ignored and all that. Right, right. But now you know, but the fact is, the emergence of regional parties brought about a new element, Correct. and they strengthened the need for a coalition. The other thing They is, strengthened the need. मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, कोalition होगी तो जो हमारी न्यायपालिका है जी हाँ, वो भी मजबूत होगी। और क्या? कई बात ये भी डेमोक्रेसी जब स्ट्रेंथन होगी तो ऑल इंस्टीट्यूशंस, अभी तो कैप्चर हो रहा है इंस्टीट्यूशंस, अगर ब्रूट मेजॉरिटी होगी तो फिर निर्णय भी। And you know, these vested interests now, as a result, therefore, you have these 3 farm bills that came. So, in spite of all the movement that the farmers had, Yes, the government, you know, correct. pushed it through the parliament, right? And they had to withdraw later on. There are the labor amendments that Yes. are there. Okay, so all the democratic elements are being suppressed. The institutions are being suppressed, and this brute majority is backing only certain vested interests. Absolutely. So keep creating these big conglomerates, allowing them to acquire assets, using the electoral bonds to get money, you know, in a diverse way, as Sita and you have been अब लोग saying. कहते हैं कि जो इनके दफ्तर हैं जो वो दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतने शानदार दफ्तर नहीं है जितने इनके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पे इनका दफ्तर है, पैसे कहाँ से आए? So Kapil, that is a और different जवाबदेही issue. क्या है? That's a different issue. The point is that ideological and the personality of the leader. These are two major factors. Now, as far as the BJP and RSS are concerned, in every coalition, wherever the coalition has broken up, has been because of these people. Number one. Number two, Mr. Narendra Modi has always been. There's a lot of difference between Atal Bihari Vajpayee and. He is also bred in the coalition culture. This is what I'm saying. This is what I'm saying. Now I'm pointing out that emergence of Atal Bihari Vajpayee was itself in the coalition politics, but not Mr. Narendra Modi. So therefore, I think the mindset and of the leader and the sort of ideological conflict is basic as far as the left or the centrist and extreme right. This is exactly what is happening today. And you see, I was just recollecting the other day what Mr. Vajpayee said. He said, मैं बीमार था, मेरे किडनीज को इवैल्यूएट करना था। तो राजीव गांधी ने Correct. मुझे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को पार्लियामेंट की टीम हेड करते हुए भेजा, Correct. ताकि मेरा इलाज जो है सरकारी पैसे से हो, Exactly. जो मेरा नहीं हो सकता था। तो what is this reflection of? Tell me. I mean that you're trying to carry everybody around, even your worst of your political rivals. अभी प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, पीछे फ्राइडे में छपा है, कल की बात है, और कहा है कि उन्होंने कि जब उत्तर प्रदेश के लोग साउथ इंडिया जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो उनकी बहुत तौहीन होती है, हाँ, तो आप इनको सबक सिखाना। ये कल बयान है, तो ये तो एक प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे
तो ये तो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। बहुत ही उड़ीसा का जो टेम्पल का वेल्थ है वो जो तमिलनाडु चला गया है, ये और भी जो उन्होंने- एसेट्स होंगे वो उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। मतलब कि ऐसे ये तो तभी हो सकता है कि किसी की ब्रूट मेजॉरिटी हो। कोएलिशन में तो कोई ऐसा कह ही नहीं कह ही नहीं सकता। सकता। हाँ। यार ये बिना ब्रूट में जो कौन कह सकता है मैं अवतार हूँ परमात्मा ने अरे बताइए सर, मैं बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, वो कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ही वाज फर्स्ट नॉट लॉजिकल, नाउ इज नॉट बायोलॉजिकल। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। गुड बात। इतने गरीब देश में इस तरह की बातें अगर होंगी कि हमारे यहाँ ये जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं सब वही जो करेंगे, तो फिर तो देश में चल ही नहीं सकता है। नहीं, उद्योगपति कर क्या रहे हैं? है ना, तो उद्योगपति तो एक्वायर कर रहे हैं एसेट्स, जो लोग छोड़ एग्जिस्टिंग के जा एसेट्स रहे हैं। हैं। रोड छोड़ के जा रहे हैं। आज देखा ना हमने, द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड टू द यूके फ्रॉम इंडिया। अबाउट 20 लाख पीपल हैव लेफ्ट द कंट्री। उसका डेटा है हाइक कि 2014 से 2019 के बीच में करीब 23,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने छोड़ा, 7,000 ने 2019 में छोड़ा, 7,000 में 2022 ने छोड़ा, और जो डेटा पार्लियामेंट में दिया कि 2.5 लाख लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर दी है, जो लास्ट ईयर दिया गया। तो इतने लोग बाहर जा रहे हैं, जो खासकर जो अमीर लोग हैं, तो इसका मतलब यहाँ की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक नहीं है। यहाँ के लोग भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी तो बात है। वो तो खैर चलिए, वो तो एफडीआई आता जाता रहता है, पर ये तो जा रहे हैं छोड़ के देश, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक नहीं है, सोशल क्लाइमेट ठीक नहीं है। सोशल क्लाइमेट और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट दोनों का असर पड़ता है। और जब इस तरह की जो कोलिशन नहीं होगा, इस तरह की सिंगल पार्टी रूल होगा, तो फिर ये सारी चीजें होंगी कि आप अपना जो है वो फोर्स करेंगे कि बस इसी तरह का जो आपका सोशल स्ट्रक्चर होगा, इसी तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा। तो डाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो रही है हमारे देश में इस सिंगल पार्टी रूल। डाइवर्सिटी कैसे खत्म हो सकती है? वो कर रहे हैं कोशिश। इट इज इनहेरेंट। नहीं, डाइवर्सिटी खत्म नहीं हो सकती, सरकार खत्म हो जाएगी, डाइवर्सिटी नहीं खत्म इट होगी। इज इनहेरेंट कोशिश इन उनकी द ये है। वेरी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल कोशिश उनकी है कि जो डाइवर्सिटी है उसको जो खत्म करें, कि वन पार्टी, वन देखो रूल, तो- वन इलेक्शन, वन दिस हो ही थिंग, नहीं वन सकता, दैट हो ही नहीं थिंग, सकता। वो सब कर रहे हैं। देखो मणिपुर में देखो कि 1 साल हो गया, अब लगभग गया ही नहीं गए ही नहीं अभी तक। अभी तक गए ही नहीं उधर। और पर कोशिश इनकी वही है, जो इनका जो डोमिनेशन है ना, This is उसका exactly what I'm domination saying. की वजह से ये कोशिश This is में exactly लगे what हैं। I'm saying, that ideologically they believe in this. हाँ। क्योंकि राजा, हाँ। हमारा राजा ही राजा और प्रजा। Vijay ji, I disagree with you. They have no ideology. I don't know. Their ideology is to stick to power, retain power by hook or by crook. No, but That's their ideology. That, No, that, but- that but- it's, and that then do is- what they like. That itself is a dictatorial ideology. But it's no, well, that's not an ideology. No, that is their ideology. No, but there, Kapil, I disagree with you in that sense slightly. That they have an ideology. Ideology is to convert this secular democratic republic Exactly. into a very authoritarian, fascistic Hindutva Rashtra. Absolutely. They have articulated this. According to me, that's not an ideology. No, it is No, consistent. Because you can threaten people, you can put fear in the minds of people. You can't convert people. You So may not ideology succeed, but can't- you're trying. Ah. You may not succeed. No, you but cannot that's what convert. your That attempt is. Hindutva. But You can that- dominate. You can dominate, but domination is never an ideology. Domination is an aspect of a dictatorial regime which doesn't bother about any form of diversity that exists under it or any form of opinion. But they've been That's not an consistent. ideology. From 1925 onward, they've been consistent on this. नहीं, They have not consistent on deviated. what? यही काम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, बना ही नहीं सकते, और जितनी मर्जी This is what I'm कोशिश करें। saying. I hope कि बना ही नहीं सकते, but No, I'm saying. they are thinking that they The country will break up. नहीं, वो तो खैर वो I don't implode, think that's वो not सब possible. बहुत बातें जुड़ी हैं। लेकिन attempt हम ही नहीं होने देंगे। Attempt है। वही अब देश के लोग होने नहीं नहीं, हम ही नहीं देंगे, because their staple diet is what? That's right, that's Sharpen polarization. Polarization. ये ध्रुवीकरण को और तेज करो। Absolutely. और किसी भी तरीके की ध्रुवीकरण, नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम, आपका मणिपुर में एथनिक ध्रुवीकरण, Yes, right. ये कहीं और लैंग्वेज ध्रुवीकरण, South, बिल्कुल। Tamilnadu, कास्ट ध्रुवीकरण, Kerala, Karnataka. केरला कर रहा है, वहाँ पे लैंग्वेज ध्रुवीकरण, बिल्कुल, I mean, you know, so any type of Diversity, diversity, you try. assault that, and the point is to just sharpen this polarization. But you know, the history of this country has shown that you cannot do it. I know. Yeah, that's Yeah. right. That is my only Your hope. hope. That is my only hope. We hope that they will not succeed. We hope that this diversity is preserved and everybody gets a chance to fly. अभी मैं एक और चर्चा आपसे करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ आंकड़े देखे कुछ सेंसेक्स के, हाँ,
तो ये कहते हैं कि हमारे टाइम में देखो सेंसेक्स को कितना बढ़ावा मिला. टुडे इट हैज क्लाइम्ड बाय 225%. फ्रॉम 72,500 points under Modi rule, it has climbed to 25%. But when you look at BSE in 2004, it was 4,300. And by the time the UPA left, it was 22,340, right? Which was much larger than the percentage growth. It was 420%. So during their rule, BS index has grown by 225%. During UPA's rule, it grew by 400%. True, because the economy did very well during that period. The profitability increased. But the point is that the BSE actually and the Sensex only represents 1,500 actively traded companies. I'm talking about that only. It's a very narrow. But I'm just talking about that. Now, if they do very well, and if it's at the expense of the unorganized sector is 94% of the employment. Correct. If they decline, then the overall employment situation declines. Exactly. That's what we are noticing. Exactly. So therefore, this Sensex business, which they are very happy with, during the pandemic, the Sensex rose. Whereas actually everybody was doing poorly, Absolutely. the Sensex rose. Absolutely. And that is because capital was flowing in from outside. You had people, doing arbitrage. Arbitrage and yes. so on and so forth. So therefore, we should not compare that. We should see what's happening to the unorganized sector. No, वो तो है ही. The unorganized sector is the one that's declining. Exactly. Whether you take the trade sector, whether you take the textile sector, whether you take the Export, leather you take sector. export, it's declined. No, but the unorganized sector is the one that is Informal. Your informal economy. Yeah, the largely provider of jobs, 94% of the employment is there. Agriculture, and agriculture, you are putting in all these trade bills, etc., trying to hand over trade to the big corporates. That's what I'm saying. They are going in favor of the big. Yes. That's the vested interest they're serving. That's the billionaire raj, no? That's the billionaire We raj. come back to the same question. Yeah. कि अगर coalition government होती तो डिमोनेटाइजेशन नहीं होती. नहीं होता. तो डायरेक्शन नहीं जाती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप हाँ करो. और अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होती तो एमएसएमई सेक्टर का डैमेज नहीं होता. दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ policy induced crisis. The policy induced crisis. Whereas actually during UPA you handle the crisis coming from abroad in a very effective way. So our rate of growth did not go to negative. We never our rate of growth still remained 4.5% during that crisis because we spread the relief to the poor sections. There was the loan waiver, there was the rural employment guarantee scheme. So people had the purchasing power. Yes. Now the purchasing power of the rural people and so on has gone down. Exactly. That's right. That's why the economy is having and Exactly. the government is borrowing Yes. more and more. Exactly. In UPA's time, our government debt was 67%. Today it's 82%. Yeah. Well, they are borrowing. And in fact, the World Bank has actually said कि Warned. अगर आप ये करते रहोगे तो बड़ा financial crisis हो जाएगा. Our savings rate has gone down. हाँ. There are no savings. The saving rate The of net course has savings- gone down. the net savings of rate has gone households. down. Yes. The household savings are at the rock bottom. Yeah. The household indebtedness is the very high. That's why the net So- savings have yeah. gone down. So- And so Sita, therefore- not only and that. gold is being See, used. the private financing companies are using this opportunity to charge exorbitant rates of interest from Interest, common That's man. true. That is true. That is true. More than, I would say, 10 to 15% per month. ये पहले होता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का ये जो पठानी तो ब्याज जो लोग था, बैंक में सेव करते थे अब ये वो भी खत्म हो गया. ये फाइनेंसिंग कंपनीज कर रही हैं. And poor people and the middle class is pawning gold. Yes, yes, You they are know, actually they- borrowing for the they are purposes of borrowing. their daily And then the expenses. credit card. No, what people have to be told, ये actually लोगों को पता चलना चाहिए. बैंक अपना स्टेटमेंट देके कहता है कि banks are healthy. We are very healthy financially. अरे भाई, you're healthy, but I asked them a simple question. When I started a bank account, when I was in my teens, the interest that was being paid for the amount was 12.5%. That's right. Today, how much is the interest you're paying? 2%. अरे भैया, inflation is more than the interest you get. No. So that reduction of that interest is precisely the loop that is taking place. That's right. That's right. Also your bank- the your- loans waived. Your bank, so your banks are supposed to be healthy because you've waived off the loans Loans, of the rich, exactly. Yes, right? yes. So it's not because they're healthy. Period. Correct. They're healthy because you've written off that loan, which is right. not That's going what to I be mean. recovered. That's what I mean. So And therefore, Professor, the NCLT by itself is a great scam. One of the biggest scams So in the country. NCLT is Yeah, being NCLT. used by the people Yeah. in power to sort of allow their cronies
to buy at दिग्विजय जी, what's सिंपल बात है, price. जो बैंक NCLT में जाता, मतलब नहीं, किसी कंपनी को ले जाता है, उसके चेयरमैन तो या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बाकी और बैंक, लीड बैंक होते हैं ना, तो वही बैंक फिर अपनी कहते हैं कि ठीक है हम माफ करते हैं, ठीक है ना, और वही बैंक जिनको पैसा मिलना है वो अपना पैसा माफ कर देते हैं, और किसको देते हैं, जो बैंक सरकार की चेयरमैन बैंक तो सरकार की सुनता है ना, किसको एसेट जाना चाहिए, ये हो रहा है पर्दे के पीछे, यही हो रहा है बिल्कुल। हजारों और थोक की दाम में हजारों फॉरेन करोड़। कंपनीज आर बाइंग लैंड इन इंडिया, थोक के दाम में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो सैकड़ों करोड़ में चली जाती है। और ये हेयर कट्स जो करवाए लोन्स के लिए, गंजा कर दिया यार, इकोनॉमी को गंजा कर दिया। वही तो गंजा कर दिया टोटली। So going back to your original question, because of this, heavy concentration of power, all this can happen. All this Yes. can This could not have happened if the system was more open, was yes, more democratic. yes, Then there would be checks and balances. So the biggest thing about the coalitions is the checks and balances. बिगेस्ट थिंग इज देश के भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के, ये लाजमी है कि यहाँ सरकार कोएलिशन सरकार होनी चाहिए। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि ना, देश को नेता से ज्यादा नीतियों की जरूरत बिल्कुल। और वो नीतियों की जरूरत, और वो सही नीतियां सिर्फ एक संयुक्त सरकार दे सकती है कोएलिशन के हिसाब से। बहुत नीति जो सबके लिए मतलब हाँ, बेनिफिशियल बिल्कुल, सब, हाँ, हो, वही नीति बिल्कुल बिल्कुल, जो सबके इंटरेस्ट हित के लिए, का ख्याल हाँ, रखे, सबके हित हित के लिए। What is democracy? Democracy is consultation. Democracy Right. is this. Yes. This, you are seeing democracy here. Yes. Because we are listening to everybody Yes, right. and informing the people the real issues before the And तो cap- नेता से ज्यादा नीति। correct. and और the नीति capacity to take suggestions and absorb whatever is a good The better art, suggestion. they say the art of a conversation Yes. is to listen, not to Yes, speak. Exactly. absolutely. और हम यहाँ सुनते ही रहते हैं भगवान की, हमको कभी मौका मिलता है नहीं विश्वानी। सुनाने का। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत Thank you. धन्यवाद। Thank you. नमस्कार, नमस्कार।